हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल एमसीबीएस में। इस वीडियो में बात करेंगे, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो चलिए इस वीडियो में लेट न करते स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में ये महत्वपूर्ण है कि हम लोग जानेंगे कि जो 2024 में एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट हैं, विद्यार्थी हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ना तैयारी तो कर चुके होंगे। अभी तो आपको समय नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कि 15 तारीख से आपका एग्ज़ाम है, 15 फरवरी से, तो ज़्यादा आपको समय नहीं है, मतलब वही अप्रॉक्स 1 महीने के आसपास है। तो उतने दिनों में आप लोगों को कैसे तैयारी करना है और क्या क्या ले जाना है, एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इसको हम लोग समझेंगे। क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, एग्ज़ाम हॉल में कैसे कॉपी लिखना चाहिए, कैसे हमें बैठना चाहिए, इस चीज़ के बारे में हम आज बताएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर अधूरा देखते हैं तो समझ में आपको नहीं आ पाएगा, इसलिए पूरा इस वीडियो को देखिएगा तो पूर्ण रूप से समझ में आपको आ जाएगा। तो चलिए लेट न करते हुए इसको डिटेल में समझते हैं हम लोग। तो पहला स्टेप क्या कीजिएगा, जैसे सबसे पहले आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको टाइमिंग वगैरह पर पूर्ण रूप से फोकस करना होगा। और आप एक क्या कीजिएगा, अभी मतलब जैसे एग्जाम देने जाइएगा तो आपके पास एडमिट कार्ड तो होना ही चाहिए, क्योंकि एडमिट कार्ड ही आपका प्रवेश पत्र होता है। और एडमिट कार्ड एक चाहिए जो आपको मिलेगा ही स्कूल से एडमिट कार्ड लेने के बाद में आपको एक आधार की कॉपी चाहिए या आधार कार्ड चाहिए, ले लीजिएगा। क्योंकि ज़रूरत तो ऐसे नहीं पड़ता है, ज़रूरत तो मेन एडमिट कार्ड ही है, लेकिन कहीं अगर वहाँ पर लगे कि इसका ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ पे आपको सुविधा होगी। और एग्ज़ाम हॉल में जो एग्ज़ाम का जो टाइमिंग होगा उससे ज़रूर आधा घंटा या कम से कम 20 मिनट पहले ज़रूर जाएं। क्योंकि रास्ते में अगर भीड़ हो जाए या भीड़ लगा रहे तो उसमें थोड़ा सा आपको रूम देखने में दिक्कत होगी कि कौन सा रूम में आपका मतलब कि एग्ज़ाम पड़ा हुआ है, कौन सा रूम है, कितने नंबर रूम है, इसको चेक करना पड़ता है। इसलिए एग्ज़ाम हॉल में आधा घंटा पहले आप लोग एंट्री करें, और मतलब आधा घंटा पहले वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो आप सब कुछ बारीकी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद आपको मतलब जो रूम में आपका एग्ज़ाम पड़ा होगा उसमें आसानी से एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरी बात आपको क्या करना है, एग्ज़ाम देने जाने समय आपको मुख्य रूप से एक बात ध्यान में रखना है। बात यह है कि कलम जो है ना, आप लोग कलम क्या करते हैं, अधिकतर बच्चे क्या गलती क्या कर लेते हैं कि नए कलम लेके जाते हैं। जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो नए कलम लेके क्यों जाते हैं भाई? मतलब कलम नहीं तो चलिए नया खरीद लेते हैं, नया कलम खरीद लेंगे और उस कलम से क्या करेंगे, एग्ज़ाम में लिख लेंगे। आप ही बताओ भाई कि आप लोग जब जितने भी विद्यार्थी हो सभी, आप लोग क्या करते हैं कि नए कलम से लिखते हैं तो क्या राइटिंग बनता है? पहली बार आप लोग नए कलम का इस्तेमाल करते हैं, नए कलम से लिखते हैं कॉपी पर, तो क्या राइटिंग बनता है आपका? नहीं ना बनता है। ठीक उसी प्रकार जब आपको नए कलम से लिखते हैं तो नॉर्मल आपको ट्यूशन में घर पे लिखते हो तो राइटिंग नहीं बनता है। तो ठीक उसी प्रकार का फाइनल एग्जाम में नया कलम से लिखेंगे तो राइटिंग कहाँ से बनेगा? जब राइटिंग बनेगा ही नहीं तो जो कॉपी चेक करने वाला होगा चेकर, तो वो नंबर कहाँ से देगा? क्योंकि आप अच्छे राइटिंग में लिखिएगा तभी तो आपको नंबर देगा ना। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए कि अच्छे से लिखने के लिए अभी भी समय है, 1 महीने के आसपास समय है। तो आप लोग क्या कीजिए, जो आपके पास कलम है, जो आपका फेवरेट कलम है, जो लगता है कि हम इसी कलम से एग्ज़ाम अपना देंगे, उसको क्या कीजिए कि प्रत्येक कलम को क्या कीजिए आप आधा कर लीजिए, मतलब लिख के आधा से थोड़ा सा मतलब कि चालू कर लीजिए, एक्टिव कर लीजिए पूरा कलम, मतलब आधा आधा कलम करके वैसा 20 गोले कलम व्यवस्था कर लीजिए, कम से कम 10 से 20 गोले। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको 6 गो पेपर होगा, इंग्लिश मिला के ऐसे तो 500 होता है और इंग्लिश मिला के 600 होता है। अगर एडवांस कोई ले लेता है तो उसको मिला के 700 हो जाता है। लेकिन मुख्य रूप से आपका रिजल्ट जो है ना 600 पर ही निकलेगा, जिसका 500 पर मेन रहेगा, 100 इंग्लिश ऐसे एक्स्ट्रा रहेगा, इसका नंबर जुटता नहीं है मैट्रिक में, लेकिन इंटर में जुटता है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि कलम जो है ना आधा आधा कलम, मतलब कि 4-5 कलम, कम से कम 20 कलम होनी चाहिए आपके पास। एक दिन एग्ज़ाम देने जाए तो पहला दिन जो भी सब्जेक्ट हो आपका, उस दिन एग्ज़ाम देने जाइए तो कम से कम आपके पास कलम नहीं होनी चाहिए, फिर भी कलम आपके पास कम से कम 5 से 6 कलम आपके पास लेके जाना है। आप कह रहे होंगे कि हमको तो 1 से 2 कलम में काम चल जाएगा तो 5-6 कलम क्यों लेके जाएं? तो सही बात है कि आपका कहना सही है कि 1 कलम से या 2 कलम से काम मेरा चल जाएगा तो 5-6 कलम क्यों ले जाएं? देखिए सपोज दैट मान लीजिए आप 2 पेन लेके गए हैं, गलती से वहाँ पे मतलब कि लिखने के क्रम में आपका पेन नीचे गिर जाता है, टेबल से नीचे किसी कारण फिसल के गिर जाता है। अगर वहाँ से शासन व्यवस्था टाइट रहे तो वहाँ पे कलम उठाने नहीं देगा, तो क्या करेंगे आप? अगर ऐसा नियम लगा दे कि अगर आप तो नीचे से कलम उठाइएगा तो आपको कॉपी छीन लिया जाएगा, उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा? क्योंकि आप एग्ज़ाम देने गए हैं, वहाँ पे जो एग्ज़ाम ले रहा है उससे बहुत से लौटा नहीं सकते, और ये अच्छा नहीं है। आप उससे किसी एग्जामिनर से या फिर एग्ज़ाम लेने वाले से बहुत से लड़ाना उचित नहीं है, क्योंकि आपकी समय ही ख़त्म होगा। इसलिए व्यर्थ है कि मतलब आप तैयारी करें, अपना क्वेश्चन लिखिए। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, नहीं उठा पाइएगा, कहीं अचानक कि किसी कारणवश
उस कलम का बॉल ख़त्म हो जाए, बॉल गिर जाए, या कलम मतलब बकोड़ दे, या कलम से मतलब इंक निकल जाए, स्याही निकल जाए, तो उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा? कुछ भी तो नहीं कर सकते ना। और उतना जल्दी आपको कलम तो मिलेगा नहीं, और नया कलम आप फिर खरीदना कहाँ है नहीं है, फिर खरीदने किसी से मांगे तो देगा नहीं। इसलिए कम से कम 5 से 6 कलम रहेगा ना, एक कलम गिर भी जाएगा फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक कलम बकोड़ भी जाएगा मतलब कि बॉल उड़ जाएगा फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 4 कलम होगा, उसमें से भी एक आध वो और कहीं गिर गया फिर भी आपके पास 3 कलम रहेगा ना। आप आसानी से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं और आप आसानी से अच्छा नंबर ला सकते हैं, समझे? अगर नहीं समझे तो फिर से समझ लीजिए कि आप लोग कम से कम 5-6 कलम लेके जाना है। कोई भी एग्ज़ाम हो, मैथ का हो, इंग्लिश का हो, संस्कृत का हो, सामाजिक विज्ञान हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें 5 से 6 कलम होनी चाहिए आपके पास, तब आप एग्ज़ाम में बैठिए, बेहतर रहेगा आपके लिए। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि आपको इस चैनल पर एक वीडियो मिलेगा, क्योंकि सीरियल से हमने अपलोड कर चुका हूँ, कि उस वीडियो में देख लीजिएगा कि आपको कौन सब्जेक्ट के कैसे क्वेश्चन लिखना है। देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि हमको तो क्वेश्चन का आंसर याद था लेकिन हमको टाइम नहीं मिला, क्वेश्चन छूट गया। क्वेश्चन छूटता क्यों है भाई? क्वेश्चन छूटने के पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन आपका छूटता क्यों है? क्योंकि सेट प्रैक्टिस आप नहीं किए हैं। सेट प्रैक्टिस का मतलब होता है जो क्वेश्चन 3 घंटा 15 मिनट आपको एग्जाम में मिलता है लिखने के लिए, क्या आप लोगों ने ईमानदारी से कहिएगा घर पे आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है कभी? 3 घंटा 15 मिनट एग्जाम में मिलेगा, घर पे बैठ के आप प्रैक्टिस किए हैं? 2 घंटा 3 घंटा में कभी कभी प्रैक्टिस किए हैं? नहीं ना किए हैं। तो फिर नहीं प्रैक्टिस किए तो आप पहली बार एग्जाम में बैठेंगे तो आपको तो क्वेश्चन छूटेगा ही छूटेगा। आपको ये पता नहीं कि कौन क्वेश्चन पर कितना समय देना चाहिए और कितना क्वेश्चन पर कितना समय नहीं देना चाहिए, ये आपको नहीं मालूम है। जैसे मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन है और आपको ज़्यादा याद है तो आप लोग क्या करते हैं, 2 लाइन ज़्यादा लिख देते हैं। लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन अगर रहेगा तो 2 ही नंबर मिलेगा, जो उसमें कहा जा रहा है उतना भी लिखिएगा। जैसे मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, कहेगा कि इसको 2 लाइन में ही आंसर लिखना है। अगर आपको याद है 5 लाइन लाइक, तो 5 लाइन लिखिएगा या 4 लाइन लिखिएगा, फिर भी क्या फ़ायदा हुआ, आपका टाइम खत्म हुआ ना। उसमें कह रहा है कि 2 नंबर का है तो 2 ही लाइन लिखिए, तो 2 ही लाइन लिखना है ना। आपको अगर 10 लाइन याद है तो इसका क्या मतलब, आप 10 लाइन याद है तो उसमें लिखिएगा तो आपको 2 ही नंबर मिलेगा। समय आपका 8 लाइन में लिखने में जो समय व्यतीत हुआ वो आपका गया। देखिए आपको हम इस चैनल पर वीडियो अपलोड है, उस वीडियो में देख लीजिएगा। अगर नहीं मिलेगा वीडियो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि सर मतलब कि उस वीडियो का लिंक मुझे प्रोवाइड कीजिए, तो कमेंट बॉक्स में हम उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, समझे। तब जब देख सकते हैं तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन को कैसे लिखना है। जैसे सपोज दैट आपको मैथ के क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ। मैथ का क्वेश्चन है, मैथ में क्वेश्चन जो 1 से लेकर 50 यानी कि खंड क अ होता है ना, खंड अ में 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव रहता है। उस 100 को ऑब्जेक्टिव में से कोई 50 को ऑब्जेक्टिव आपको ओ मार्कशीट पर घसना रहता है, कोई भी 50 हो। ऐसा नहीं है कि सीरियल से ऊपर से मतलब 1 से लेकर 50 तक नहीं, चाहे नीचे से 100 से लेके 50 तक नहीं, आपको 100 में से कोई भी 50 को ऑब्जेक्टिव आपको घस देना है। उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्टिव हो गया, उसके बाद में सब्जेक्टिव आएगा। तो सब्जेक्टिव में खंड ब होता है जो 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक 30 गो सब्जेक्टिव रहेगा, जो लघुत्तरीय 2 नंबर का रहता है। 30 गो क्वेश्चन रहेगा, 30 गो में से कोई भी 15 गो क्वेश्चन आपको बनाना रहता है। 30 में से कोई भी 15 गो क्वेश्चन आपको बनाना रहता है, तो 15 गो और बना लेते हैं। 30 में कोई भी 15 गो, मतलब ये नहीं कि शुरू से 15 चाहे लास्ट से 15, कोई भी 15 गो बना लीजिए। 15 दूना 30 नंबर ही हो जाएगा, 50 नंबर उधर हो गया, 80 नंबर हो गया। उसके बाद 31 से लेकर 38 तक 8 को क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंक रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंक रहेगा, 8 को क्वेश्चन बचेगा। 8 को क्वेश्चन में से 4 को क्वेश्चन आपको बनाना रहेगा, और वो भी प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का। तो 4 5 20, 80 20 100, यानी कि इस मैथ जो है 100 मार्क्स का हो गया, यानी कि 100 नंबर का हो गया। ठीक इसी प्रकार सब सब्जेक्ट का अपना अपना अलग है। जैसे मान लीजिए इसके बाद एक तो हम आपको मैथ का बताए हैं, हिंदी का भी बताए। तो हिंदी में क्या होता है कि आपको गद्यांश में मतलब कि जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव, उसमें 100 ऑब्जेक्टिव है, उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव आपको घसना रहता है। बाकी उधर जो बच जाएगा सब्जेक्टिव खंड ब में, तो उसमें क्या करना रहता है, उसमें जो क्वेश्चन रहेगा उसको कैसे बनाना है। खंड ब में जो बनेगा 1 नंबर क्वेश्चन के क में होगा 2 ऑप्शन रहता है,
क और ख, उसमें दो क्वेश्चन पूछा जाता है। एक गद्यांश दे देगा, उसमें 4-5 क्वेश्चन रहता है छोटा छोटा, उसको